है गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ओनली सिविल स्कूल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मेहनत कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। देखो, प्लानिंग और प्लॉटिंग होनी चाहिए हर किसी के लिए। आपके माइंड में एक प्रोग्राम होना चाहिए। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप कुछ भी स्टडी कर रहे हैं, या कोई भी आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, व्हाटएवर, आपके माइंड में एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर खासकर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तब तो बिल्कुल, कि आपको कब क्या कैसे क्यों कवर करना है दोस्तों। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। इसमें एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आपको किसी भी स्टेट एग्ज़ाम में मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, क्योंकि हम राष्ट्र महत्व की योजनाएं पहल अभियान स्टार्ट कर रहे हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से। आप समझो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है 15 मई 2021 को भारतीय प्रधानमंत्री ने पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय लाभ की 8वीं किस्त जारी की। इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल के किसान पहली बार पीएम किसान योजना से लाभान्वित हुए। कहाँ के? पश्चिम बंगाल। इससे पूर्व 24 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, क्योंकि यह योजना 24 फरवरी कब 24 फरवरी 2019 को क्या की गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गोरखपुर उत्तर प्रदेश से शुरू की गई थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। कब? 24 फरवरी 2019। पीएम किसान सम्मान निधि का 100% वहन कौन कर रहा है? केंद्र सरकारी सेंट्रली सेक्टर स्कीम है दोस्तों। ठीक है, योजना से कुछ संपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण बातें करें तो 24 मार्च 2021 तक इस योजना के लाभार्थियों के खाते में 115,638.87, अगर हम बात करें 1,15,638 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं, जबकि लाभार्थियों की संख्या 10.75 करोड़ है। ये जो पहले सार्वभौमिक बुनियादी आय की योजना है, जिसमें भूधर किसानों को लक्ष्य बनाया गया है। इस योजना का देश भर के सभी भूमिहीन किसानों के परिवारों को आय की सहायता के प्रदान करने के हेतु कृषि एवं संबंधित गतिविधियों के साथ साथ घरेलू जरूरतों के लिए तैयार करना है। योजना की रेंज देख सकते हो कि इस योजना में जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भू स्वामित्व वाली छोटी एवं सीमांत किसान परिवार वालों के लिए जो भूमि है, उन्हें 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा, और ये हर इंस्टॉलमेंट 2,000 रुपये होगी, और ये सीधी रकम उनके खाते में ट्रांसफ़र होगी। और उत्तर प्रदेश की सबसे तेज़ी से इस योजना को लागू करने के लिए अवार्ड प्रदान किया गया। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश विशेष के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये था आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अब बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इनका ऑब्जेक्टिव समझिए। ये 25 दिसंबर 2020 को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना ने अपनी शुरुआत के 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मतलब ये योजना 25 दिसंबर 2014 को शुरू की गई थी। ठीक है, 25 सितंबर को प्रत्येक वर्ष अंत्योदय दिवस यानी कि दीनदयाल उपाध्याय जयंती के रूप में भी मनाया जाता है दोस्तों। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 24 फरवरी 2019 को शुरुआत, ध्यान रखना। तो ये 6 वर्ष पूरे कर चुके हैं। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक हिस्सा है। यह एक मांग संचालित नियोजन से जुड़ी कौशल प्रशिक्षण पहल है। विदित हो कि यह योजना श्रम रोजगार में कौशल प्रशिक्षण और नियोजन का उपयोग आय में विविधता लाने और गरीबी से बाहर निकलने में सक्षम करने के लिए एक उपकरण के रूप में करता है। लाभार्थी जो हैं इस योजना के अंदर 15 से 35 वर्ष के बीच के ग्रामीण युवाओं पर विशेष रूप से केंद्रित है। इसका उद्देश्य है कि गरीब और मध्यम से ग्रामीण गरीब परिवारों की आय में विविधता लाना है और रोजगार के अवसर की तलाश करना है, जिससे ग्रामीण युवाओं को जुटाया जा सके। ये है भारत के 27 राज्यों में 3 केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किया गया है दोस्तों, आप देख सकते हो। हम आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 की। समझो, हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेज ने भारत के युवाओं को रोजगार परक कौशल में दक्ष यानी स्किल बनाने के लिए 300 से अधिक कौशल पाठ्यक्रम उपलब्ध कराकर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 की शुरुआत की। इसके द्वारा केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में कौशल भारत मिशन शुरू किया गया था, जिसके तहत प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई गई। वहीं इसका उद्देश्य 2022 तक भारत में 40 करोड़ से अधिक लोगों को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित करना है एवं समाज में बेहतर आजीविका और सम्मान के लिए प्रति भारतीय युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रमाण प्रदान करना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.0 की बात करें। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को
विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर। कब दोस्तों? विश्व युवा कौशल दिवस यानी कि 15 जुलाई 2015 को की गई थी। इसका उद्देश्य युवाओं को मुफ्त लघु अवधि का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना एवं मौद्रिक पुरस्कार के माध्यम से कौशल विकास को प्रोत्साहित करना था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल या कॉरपोरेशन द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को कार्यान्वयन किया गया। ठीक है दोस्तों, इसका कवरेज देख लो। बजट है इसका 12,000 करोड़ रुपए। ठीक है, 717 जिलों में 28 राज्यों में 3.1 आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। ये योजना दोस्तों 948.9 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ, इसका आउटले 948.9 करोड़ रुपए है। वर्ष 2020-21 की योजना अवधि में 8 लाख उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की परिकल्पना करती है दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें। 729 प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों द्वारा कौशल भारत के तहत प्रशिक्षण केंद्रों और 200 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI को सशक्त कराने हेतु कौशल पेशेवरों के एक मजबूत पूल के निर्माण हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समग्र विकास और रोजगार में वृद्धि के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करती है दोस्तों। अब आती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देखो ये क्या है। जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं, यानी कि इसकी शुरुआत जनवरी 2016 से। कब? जनवरी 2016 से की गई थी, 2016। इस योजना का शुरुआती देश में किसान को न्यूनतम और समान बीमा किस्त पर एक व्यापक जोखिम समाधान प्रदान करने के लिए किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी फसल खराब होने की स्थिति में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करती है, जिससे किसानों को एक वित्तीय सुरक्षा प्राप्त होती है। इस योजना के दायरे एंड स्कोप में भी सभी खाद्य एवं तिलहनी फसलें एवं व्यापारिक बागवानी फसलें आती हैं, जिनके लिए पिछली उपज के आंकड़े उपलब्ध हैं। वहीं खरीफ की फसल पर बात करें तो उसके लिए 2% एवं 1.5% सभी फसलों हेतु, वाणिज्यिक व्यापार एवं बागवानी फसलों के लिए 5% बीमा किस्त की निर्धारित की गई है दोस्तों। वहीं 2.0 की बात करें, योजना की स्वीकार कुशलता एवं प्रभावी कार्यान्वयन के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2020 में खरीफ सीजन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0 शुरू की गई। इसके तहत खरीफ फसल के सभी किसानों के लिए नामांकन 100% स्वैच्छिक है, यानी कि वॉलंटरी, वो चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। इसके तहत लगभग 5.5 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए। वहीं वर्ष 2019-20 में रबी फसल के दौरान राजस्थान में टिड्डी दलों के द्वारा फसल को काफ़ी नुकसान हुआ। इस योजना के तहत फसलों की क्षति पर बीमा लाभ 30 करोड़ रुपये प्रदान किया गया दोस्तों। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम बात करें प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि की। ये क्या है? मार्च 2021 में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि योजना की संस्तुति दी गई। इस योजना के अंतर्गत वित्त अधिनियम 2007 की भाग 136B के तहत लिए जाने वाले स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर से प्राप्त होने वाली राशि से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक सिंगल लेट सेबल रिजर्व फंड के रूप में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि का निर्माण किया गया। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख सकते हो। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष मैं पहले बता चुका हूँ दोस्तों, आप पूरा एक बार और देख सकते हो ये चाहो तो। ये दोनों सारे मैंने बता दिए हैं। 2.0 में क्या किया गया था ये भी बताया। केंद्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, टीबी, खसरा, मेनिंजाइटिस एवं हेपेटाइटिस बी से बचाव हेतु टीकाकरण करना है। अब विवाद से विश्वास योजना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फरवरी 2021 तक विवाद से विश्वास योजना के तहत लगभग 1.2 लाख इकाइयों ने आयकर विभाग के साथ अपने मामलों को सुलझाया है। ये मामले 95,000 करोड़ रुपये की राशि के हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के प्रमुख PC मोदी ने यह जानकारी दी दोस्तों। इस योजना की बात करें तो ये योजना विवाद से विश्वास योजना 17 मार्च 2020 को शुरुआत हुई। यह योजना विवाद से विश्वास योजना केंद्र सरकार की शुरू से की गई थी। यह वित्त मंत्रालय की योजना है। इस योजना का मुख्य मकसद लोगों को करों के विवाद से छुटकारा देना है, लोग कोर्ट कचहरी के झंझट में ना पड़ें और इस योजना का लाभ उठाकर कर से जुड़े विवाद निपटा लें। देश में प्रत्यक्ष कर से जुड़े लगभग 4 लाख से ज़्यादा मामले कोर्ट में लंबित हैं। इससे निपटने के लिए ये योजना कारगर है। इसमें टैक्स पेयर्स को केवल विवादित टैक्स को राशि का भुगतान करना होता है। सरकार की ओर से ब्याज और जुर्माने पर भी छूट दी जाती है। और प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, शहरी, उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। पिछले 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने इस योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया
और राज्य के सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ, जबकि मध्य प्रदेश व आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर रहे। अभी तक उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में देखा जाए उसके तहत 17.6 लाख घरों का निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, कितने? 17.6 लाख। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ पुरस्कृत नगर पालिकाएँ क्रम से मिर्ज़ापुर जो उत्तर प्रदेश में है, झुमरी तलैया झारखंड में और डोगरगढ़ छत्तीसगढ़ रही हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ पुरस्कृत नगर पालिकाएँ जो हैं, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश नंबर 1, झुमरी तलैया झारखंड, इसका कई बार रेडियो पे आपने नाम सुना होगा, एवं डोगरगढ़, आजकल रेडियो वैसे बजाता कौन है, छत्तीसगढ़ में रही है। स्थानीय निकाय की श्रेणी में मलियाबाद नगर पालिका परिषद लखनऊ ने पहला स्थान प्राप्त किया है दोस्तों। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की बात करें कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की सभी के लिए आवास विजन का जो वर्ष 2022 तक देखा है, उसमें भारत के सभी पात्र लाभार्थियों का पक्का मकान उपलब्ध करने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। वर्ष 2020 में इस योजना के 5 साल पूरे हो गए हैं और अब तक आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को PMAY अर्बन के तहत लगभग 1.12 करोड़ मकानों को सत्यापित मांग प्राप्त हुई है। वहीं 65 लाख मकानों की नींव डाल दी गई है और 35 लाख मकान निर्मित किए जा चुके हैं एवं देश भर में लाभार्थियों के बीच इनका वितरण हो चुका है दोस्तों। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात करें कि वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास के उद्देश्य की प्राप्ति के लक्ष्य के साथ 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि आवास योजना जी मतलब ग्रामीण नामक पुनर्गठित ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की गई। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया। इसके तहत 1.1 करोड़ मकानों का निर्माण का काम पूरा कर दिया गया है और जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 1.46 लाख भूमिहीन लाभार्थियों की आवास भी शामिल हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, और ये होना भी चाहिए दोस्तों। बेटियों का जीवन बचाने और जीवन स्तर उठाने के लिए मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का असर दिखने लगा है। पिछले 6 साल में यानी कि 6 ईयर्स में लिंगानुपात में सुधार आया है। 2014-15 में 1000 बालकों में बालिकाओं की संख्या 918 थी, जो 2019-20 में बढ़कर 934 हो गई है दोस्तों। 16 लड़कियाँ प्रति 1000 पर बढ़ गई हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लिंगानुपात में खराब स्थिति वाले हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि में अच्छा सुधार आया है। हालांकि बिहार, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, नागालैंड, त्रिपुरा, दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप में लिंगानुपात गिरा है और स्थिति पहले से खराब हुई है। इसके अलावा बाकी राज्यों में बालिकाओं की संख्या में पहले से सुधार आया है। झारखंड और मिजोरम में स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे 6 साल पहले थी। झारखंड में प्रतिवर्ष प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या 920 और मिजोरम में 971 है। आप यहाँ से सेक्स भी देख सकते हो दोस्तों, सेंसस का जो है सेक्स रेशियो भी देख सकते हो। लिंगानुपात में देखा गया सुधार देखो, हरियाणा में 876 से बढ़कर 924, चंडीगढ़ में 874 से 935, उत्तर प्रदेश में 885 से 928 वेरी इंपॉर्टेंट, पंजाब में 892 से 920, हिमाचल प्रदेश में 897 से 933, राजस्थान में 929 से 948 बढ़ गया है। आप देख सकते हैं, जिस भी स्टेट एग्जाम को देना चाहते हैं आप देख सकते हैं कि हरियाणा में 876 से 924 हो गया है, चंडीगढ़ में 874 से 935, उत्तर प्रदेश में 885 से 928, वहीं 892 से 920 हिमाचल प्रदेश में, वहीं 897 से 930 राजस्थान में 929 से बढ़कर 948 हो गया है। ठीक है दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का आरंभ हुआ था 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस योजना के अंतर्गत CSR यानी कि शिशु लिंगानुपात जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंसस सेक्स रेशियो, जीवन चक्र निरंतरता और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बालिकाओं के अस्तित्व और संरक्षण को भी इस योजना में सुनिश्चित किया जा रहा है। ये योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। कौन सी? ये योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय, 1 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ वेलफेयर, 2 मानव संसाधन यानी कि HRD मिनिस्ट्री, इसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की बात करें, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2021-22 में की गई। इस योजना का उद्देश्य देश के सुदूर हिस्सों में प्राथमिक, माध्यमिक एवं तृतीय स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता का अद्यतन एवं आधुनिकीकरण करना है।
केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली इस योजना का वित्त पोषण 64,180 करोड़ रुपए है, जबकि इसकी अवधि कितनी है दोस्तों? 6 वर्ष। इस योजना का माध्यम से 17,788 ग्रामीण तथा 11,024 शहरी स्वास्थ्य केंद्रों को विकसित करने के साथ साथ 11 राज्यों से 3,382 ब्लॉक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना करना है। अब असम के भूमिहीन लोगों के लिए भूमि वितरण योजना है, इस वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हो। असम के लिए पूछा जाए तो कहाँ पर है? असम में है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बात कर रहे हैं। देखो 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुभारंभ किया। इस योजना के साथ साथ प्रधानमंत्री ने ई गोपाला ऐप भी लॉन्च किया, जो किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक समग्र नस्ल सुधार बाजार और सूचना पोर्टल है। क्या? ई गोपाला। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बिहार में मछली पालन और पशुपालन क्षेत्र में भी कई पहलों की शुरुआत की। मुख्य बिंदु की बात करें, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मत्स्य क्षेत्र पर केंद्रित एक सतत विकास योजना है, जिसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त वर्ष 2020-21 के वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 वर्षीय अवधि के दौरान सभी राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जाना है। इस योजना पर अनुमानित 20,050 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और इसके मत्स्य क्षेत्र में होने वाले सबसे अधिक निवेश है ये अब तक का 20,050। इसमें से लगभग 12,340 करोड़ रुपए का निवेश समुद्री अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि में लाभार्थी केंद्रित गतिविधियों पर तथा 7,710 करोड़ रुपए का निवेश फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रस्तावित है। लक्ष्य की बात करें तो इम्पोर्टेंट है, देखो आप, वर्ष 2024-25 तक मत्स्य उत्पादन में अतिरिक्त 70 लाख टन की वृद्धि करना है। कब तक? 2024-25। 2024-25 तक मत्स्य निर्यात से होने वाली आय को 1 लाख करोड़ रुपए तक करना है। मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय को दुगनी करना है। पैदावार के बाद होने वाली नुकसान को 20 से 25% से घटाकर 10% करना है। मत्स्य पालन क्षेत्र और सहायक गतिविधियों में 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करना है। उद्देश्य की बात करें, आवश्यकता अनुसार निवेश करते हुए मत्स्य समूहों और क्षेत्रों के निर्माण पर केंद्रित मुख्य रूप से रोजगार सृजन गतिविधियों जैसे समुद्री शैवाल और सजावटी मछली की खेती पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मछली की गुणवत्ता वाली प्रजातियों की नस्ल तैयार करने तथा उनकी विभिन्न प्रजातियों विकसित करने, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास और विपणन नेटवर्क आदि पर विशेष ध्यान। नीली क्रांति योजना की उपलब्धियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई नई हस्तक्षेप की परिकल्पना में की गई हैं, जिसमें मछली पकड़ने के जहाज़ों का बीमा, बायो टॉयलेट्स वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके उद्देश्य में रिलेटेड हैं दोस्तों। जैसे इनक्यूबेटर्स, एक्वाटिक प्रयोगशालाएँ, ई ट्रेडिंग, विपणन, मत्स्य प्रबंधन योजना आदि शामिल हैं। ठीक है, अब बात करें राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की। देश में एकीकृत कृषि प्रणाली के हिस्से के रूप में मधुमक्खी पालन के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और हनी मिशन, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के लिए 3 साल हेतु वर्ष 2020-21 में 2022-23 तक के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन को लागू किया गया। इस मिशन का उद्देश्य देश में साइंटिफिक मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना और विकसित करना है, जो श्वेत और हरित क्रांति की तरह ही देश में स्वीट रिवॉल्यूशन लाना है। इस योजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड NBB के माध्यम से किया जा रहा है। इसका लक्ष्य क्या है? फसलों के लिए परागण समर्थन, गुणवत्तापूर्ण शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादों का उत्पादन, वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना, बहुमूल्य रोजगार और आय उत्पन्न करना, ग्रामीण आबादी की आजीविका सहायता प्रदान करना और अंततः मार्च 2022 के अंत तक किसानों की आय को दोगुना करना इस मिशन का लक्ष्य है। इस मिशन हेतु छोटे छोटे 3 मिनी मिशन पूरे किए जाएंगे। इसमें नेशनल बी कीपिंग हाउस मिशन में पहले मिशन 1 में क्या है? मिशन फर्स्ट के द्वारा किसानों मधुमक्खी पालकों द्वारा साइंटिफिक मधुमक्खी पालन के माध्यम से विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जिला, मंडल, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों में मधुमक्खी पालन और IBDC COE की स्थापना पर जोर दिया जाएगा। मिनी मिशन सेकंड की बात करें, इस मिशन के अंतर्गत मधुमक्खी पालन के पहले की ज़रूरतों पर ध्यान दिया जाएगा, जैसे शहद संस्करण, प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन, मूल्य संवर्धन आदि सहित मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी उत्पादों की कटाई के बाद प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना वगैरह वगैरह। तो आप देख सकते हैं मिशन थर्ड भी है दोस्तों, आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें आप पॉज करके देख सकते हो। हम बात करते हैं
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की जो इम्पोर्टेंट है। फरवरी 2021 के बजट भाषण में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का विस्तार 32 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कराने की जानकारी दी। वर्ष 2019 में केंद्रीय उपभोक्ता मामले व खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने 30 जून 2020 तक पूरे देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने की घोषणा की। कब तक दोस्तों? 30 जून 2020 तक। एक राशन कार्ड योजना क्या है? इसके तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि जो पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी यानी कि विशेषकर प्रवासी देश के किसी भी भाग में खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम हो पाएंगे। वहीं योजना जो है, ये योजना मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह है, यानी कि मोबाइल पोर्ट में आपका नंबर नहीं बदलता है और आप देश भर में एक ही नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सरल भाषा में कहा जाए तो इस देश योजना के तहत एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर आप अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो उजाला योजना के 6 वर्ष दोस्तों, ये भी देखते हैं। उजाला योजना के 6 वर्ष। उजाला यानी कि उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल और स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम में सफल कार्यान्वयन 6 साल पूरे किए हैं। कितने? 6 ईयर्स। इन दोनों कार्यक्रमों में देश भर में क्या किया है? घरेलू और सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था को पुनर्जीवित किया है। उजाला योजना की उपलब्धियां क्या हैं? उजाला योजना के तहत EESL ने 69 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित की, 69 करोड़, जिसमें 1.14 करोड़ से अधिक एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई गई। इससे प्रतिवर्ष 55.33 बिलियन किलोवाट आवर से अधिक ऊर्जा बचाने में मदद मिली। वहीं इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 59 मिलियन यानी कि 59 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद मिली। इस योजना ने 72 लाख एलईडी ट्यूबलाइट और 23 लाख ऊर्जा कुशल पंखों को सस्ती कीमतों पर वितरित किया। SLN की उपलब्धियां देखें तो EESL ने SLN ऐप के तहत 1 करोड़ से अधिक एलईडी स्ट्रीट लाइटें स्थापित की। इससे प्रतिवर्ष 7.67 बिलियन किलोवाट आवर ऊर्जा बचाने में मदद मिलेगी। इस योजना से प्रतिवर्ष 29 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से कम करने में मदद मिलेगी दोस्तों। ठीक है। योजनाओं की समग्र उपलब्धि की बात करें, योजनाओं ने घरेलू एलईडी बाजारों के विकास में मदद की। इन योजनाओं के औसत घरेलू बिजली बिलों में 15% की कमी लाने में मदद की। इन योजनाओं से परिवारों को अपने घरों में बेहतर रोशनी प्राप्त करने में मदद मिली और इससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ। तो दोस्तों यहाँ तक हमने देखा। आगे की योजना मनरेगा कार्यक्रम आगे वाली वीडियो में हम बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे। मनरेगा कार्यक्रम जो होगा MG नरेगा, इससे बोलते हैं, 2005 में जो आया था। सो नाउ अब तक के लिए यहीं रहने देते हैं, इतना ही रहने देते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे बताएंगे आपको। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करते रहिए दोस्तों। आप प्लीज़ शेयर नहीं कर रहे हैं, ना कमेंट कर रहे हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं। सो प्लीज़ करते रहिए और देखते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लव यू ऑल।